हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिनॉप्सिस आईएएस में। मैं डॉक्टर मोहम्मद जिया। यह हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास की श्रृंखला का 8वां वीडियो। अब तक हमने दिल्ली सल्तनत की यदि हम बात करें तो 3 प्रमुख राजवंशों को पढ़ा, जिसमें गुलाम राजवंश, खिलजी और फिर तुगलक। जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंत में देखा था कि किस तरीके से तैमूर के आक्रमण के बाद तुगलक राजवंश जो है वो कमजोर पड़ा और धीरे धीरे जो है वो उसका पतन हुआ। अब इसके आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। इसके आगे जो है दो मुख्य जो राजवंश है वो आए। सबसे पहले हम बात करेंगे सैयद राजवंश की, जिसने 1414 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर राज किया। खिजर खान जो थे वो सैयद राजवंश के संस्थापक थे और इसने किसी भी शाही खिताब की शपथ नहीं ली। मतलब जिस तरीके से जो बाकी सुल्तान थे इससे पहले, उन्होंने जो है शाही जब खिताब की बात आई तो उन्होंने लिया। इसने इस तरीके का कोई भी वो नहीं लिया। ये मुल्तान का गवर्नर था और तैमूर के आक्रमण के बाद उसने भारत की जो अव्यवस्थित स्थिति थी उसका, दिल्ली की जो अव्यवस्थित स्थिति थी उसका फायदा उठाया और 1414 में दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। इसने सूरत, दीमापुर, पंजाब के कुछ हिस्सों को अपने नियंत्रण में लिया, लेकिन बंगाल, दक्कन, गुजरात, जौनपुर, खानदेश, मालवा, इस तरीके के ये जो राज्य थे ये उसके हाथ से निकल गए, उनसे पराजित हुआ। 1421 ईस्वी में उसकी मौत हुई। मुबारक शाह जो कि खिजर खान का पुत्र था वो उसका उत्तराधिकारी बनता है। तो खिजर खान के बारे में आपको सिर्फ ये याद रखना है मुख्य तौर पे कि वो अव्वल तो कहाँ, तैमूर के आक्रमण के समय वो कहाँ पे था, वो मुल्तान का गवर्नर था। दूसरा, वो सैयद राजवंश का संस्थापक था। इसके बाद बात करते हैं मुबारक शाह की, जो कि उसका बेटा था। 1421 से 1434 तक इसने राज किया और जो दोआब क्षेत्र में एक विद्रोह उठ रहा था मुबारक शाह के समय में, वो और जो खोखरों ने जो विद्रोह किया था उसको इसने जो है वो कुचला। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने दिल्ली के दरबार में हिंदू कुलीन दरबारी जो थे उनको नियुक्त करने वाला वो पहला सुल्तान था। इसने जमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद शहर का निर्माण किया, उसको बसाया और मोहम्मद शाह जो कि उसका भतीजा था उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता है। इस सैयद राजवंश में हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कौन किसके बाद आया और किसके अगर कुछ ऐसा मुख्य उसने कुछ कार्य किया था तो वो। इसके बाद मोहम्मद शाह जो है वो 1434 से 1445 ईस्वी तक रहा। इसने क्या किया, ये जो लाहौर का गवर्नर उस दौर में था बहलोल लोदी, उसकी मदद से मालवा के शासक को पराजित किया। और जब मालवा की विजय में जो बहलोल लोदी ने उसकी मदद की थी, उसके बदले बहलोल लोदी को खाने खाना शीर्षक से सम्मानित किया गया। बाद में अलाउद्दीन शाह उसका उत्तराधिकारी बना। अलाउद्दीन शाह 1457 ईस्वी से को इस दौर में बहलोल लोदी जो लाहौर के गवर्नर रहे उसने उसे सिंहासन से हटा दिया गया। बाद में उसने दिल्ली पर कब्जा किया और बदायूं भेज दिया। तो बहलोल लोदी वैसे तो बहलोल और इसके बाद जो है लोदी राजवंश की स्थापना होती है और वो जो है दिल्ली के गद्दी पर बैठते हैं। यूं तो बहलोल लोदी ने कुछ दिन तक जो अंतिम सैयद शासक था अलाउद्दीन शाह, उसको उसने हटाया। 1451 है, ये गलत लिखा हुआ है, 1451 में ही ये हुआ और उसके बाद जो है उसने इस राजवंश की स्थापना की। वो एक बुद्धिमान राजनेता था जो कि अपनी सीमाएं जानता था। देखिए, किसी भी शासक का एक ये महत्वपूर्ण, और किसी भी शासक का नहीं, ये आम जीवन में और ख़ासतौर पर जब हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सेवा परीक्षा की, उसमें हमको भी अपनी सीमाओं का पता होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सीमाओं से पता होने का मतलब ये है कि हम किन विषयों में हमारी अच्छी पकड़ है, किन विषयों में हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये चीज़ हमें यहाँ से देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। इतिहास शायद हम इसीलिए पढ़ते हैं, एक वजह ये भी है कि हम उससे, इतिहास में जो लोगों ने गलतियाँ की उनकी गलतियों से हम सीखें। खैर, उसने जो कुलीन थे, जो दरबारी थे, उनको
खुश करने के लिए कई ऐसे प्रयास किए, कई ऐसे उपाय किए। उसने ग्वालियर, संभल, मेवात पर विजय प्राप्त की, लेकिन 1489 में उसकी मृत्यु होती है। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह लोदी जो है, जो उसका पुत्र था, वो आता है। उसने सिकंदर शाह की पदवी ग्रहण की और सिंहासन पर बैठा। उसने एक सुव्यवस्थित जासूसी प्रणाली की स्थापना की, जो उस समय में जिस प्रकार से विद्रोह और चल रहे थे, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसने कृषि और उद्योग में कई विकास किए, और महत्वपूर्ण चीज जो है, संगीत में उसकी एक खास रुचि थी, और सिकंदर शाह ने शहनाई संगीत को काफी बढ़ावा दिया। उसके शासनकाल में संगीत का नाम लहजा सिकंदर शाही, लहजा सिकंदर शाही जो है वो रखा गया, और मतलब ये बताता है कि उसका संगीत में कितनी रुचि थी। तो जो आपका कला और वास्तुकला का जो कला और संस्कृति वाला जो हिस्सा है, वहां पे ये ध्यान रखने वाली बात है। लोदी राजवंश की यदि हम अंत की बात करें, तो सिकंदर लोदी जो है वो का जो उत्तराधिकारी था, वो इब्राहिम लोदी बना। इब्राहिम लोदी जिद्दी भी था, असहिष्णु भी था, और किसी भी व्यक्ति में भी, ये शासक की तो बात ठीक है, लेकिन किसी भी व्यक्ति में भी ये एक अच्छे गुण नहीं माने जाते हैं। उसने साधुओं और सिद्धों को क्रूरता से मारा। कई कुलीनों ने इब्राहिम लोदी द्वारा उसने कई कुलीन जो दरबारी थे उनको अपमानित किया। और ये एक मतलब अब आप कहेंगे कि उसने साधुओं को, उसने अपने बेटे दिलावर खान को भी मतलब एक तरीके से नहीं बख्शा, उसके साथ भी एक क्रूरतापूर्ण व्यवहार था। अब इन सब से जो है, उस समय पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी था, और वो बहुत ज्यादा जो है इन सब से त्रस्त था इब्राहिम लोदी के इस प्रकार के शासन से। तो उसने काबुल का जो शासक था बाबर, उसको भारत आने का न्योता दिया, और उसके ही कहने पे, उसके ही निमंत्रण पे बाबर भारत आया। और इब्राहिम लोदी जो है वो अजय था तब तक, वो पराजित नहीं हुआ था। उसके ना पराजित होने की जो एक मुख्य वजह थी, वो ये थी कि जिस प्रकार से वो युद्ध की रणनीति बनाता था, उसकी युद्ध में जो है सबसे जो उसकी सेना होती थी, जो उसकी युद्ध रणनीति होती थी, उसमें जो सबसे आगे होते थे वो हाथी होते थे। और हाथियों के जब वो सामने वाली सेना पे जो हाथी सैकड़ों की तादाद में हमला करते थे, तो वो जो है कोई भी सेना उसके आगे टिक नहीं पाती थी। और ये उसका अति आत्मविश्वास था कि मैं जो है इस युद्ध रणनीति से कभी हारूंगा नहीं। बाबर इस चीज से बहुत अच्छे से वाकिफ था कि इब्राहिम लोदी का जो है, और बाबर ने अपनी ही एक अलग ही युद्ध की रणनीति अपनाई पानीपत के युद्ध में 1526 में। और उसने उन हाथियों को जब करना, उसने यही था इब्राहिम लोदी ने, कि सबसे आगे हाथी ही चलाने थे। और उन हाथियों को बाबर ने मजबूर किया कि वो एक संकरे से रास्ते पर आ जाएं, जिसकी दोनों तरफ चट्टानें थी। और वहां पे उसने जो है वो तोपें लगा रखी थी। और यहाँ पहली बार भारत में जो है, भारत के युद्ध इतिहास में पहली बार तोपों का प्रयोग होता है। और हाथी जो है उन चीज़ों से उतना ज़्यादा वाकिफ नहीं थे, तो वो जो है उल्टा ही भागने लगे और अपनी सेना का नुकसान कर बैठे, जिस वजह से बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में विजयी हुआ। और भारत में मुगल राजवंश है, मुगल साम्राज्य, राजवंश कहना मुगल को एक छोटी बात है, क्योंकि जिस हिसाब से आप ये देखें कि 1206 में जो है 1206 में जब मामलुक राजवंश आया तब, और 1526, तो अमूमन 320 साल का एक समय काल है, जिसमें 5 राजवंशों का शासन था। लेकिन आप मुगल को देखें तो 1526 से अगर आप 1707 भी मान लें, और औरंगजेब की मृत्यु को भी यदि हम एक वो मान लें, तो भी जो है करीब
200-250 साल, और 1857 तक यदि आप ले लें तो करीब 300-325 साल तक जो है वो मुगलों का राज रहा भारत में। तो ये 300 इधर के 300 साल में करीब इस काल में 5 राजवंश और वहाँ एक ही परिवार का राज, तो इसीलिए मुगलों के हम साम्राज्य की बात करते हैं। तो इसके आगे जो आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि दिल्ली सल्तनत का विघटन कैसे हुआ। ये मोहम्मद बिन तुगलक से शुरू हो चुका था। पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि तुगलक काल के दौरान दिल्ली सल्तनत का विघटन शुरू हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक जो हमने देखा था, उसकी जो अव्यवस्थित नीतियां थी और जो ठीक से जिनका वो क्रियान्वयन नहीं कर पाया। तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद और लोधी शासकों में कुछ के असंगत और असहिष्णु स्वभाव के कारण भी दिल्ली सल्तनत का पतन हुआ। दक्षिण में यदि आप देखेंगे कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के शासक सबसे पहले दिल्ली से स्वतंत्र हुए और उसके बाद असम, बंगाल, खानदेश, गुजरात, जौहरीपुर, कश्मीर, मुल्तान, मालवा, सिंध जो है, उड़ीसा, इन सब के भी शासक अपने आप में स्वतंत्र हुए। और 1526 वो जो है वो आखिर वो था जिसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंत होता है, पानीपत की पहले लड़ाई के बाद। यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है, जो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, जैसे मामलुक काल के दौरान जो वास्तुकला थी उसमें कुतुब मीनार, क़ुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, नसीरुद्दीन मोहम्मद की कब्र, दिल्ली में जो नया शहर बलबन ने बसाया सिरी, उसका भी ध्यान रखना है। खलजी के दौरान हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह, अलाई दरवाज़ा, लोधी गार्डन जो है दिल्ली में, मोती मस्जिद, सिकंदर लोधी का मकबरा। जो प्रमुख साहित्यकार थे इस दौर के, जो अलबरूनी थे, उन्होंने तहरीक हिंद, कानून मसूदी, जवाहिर, आमिर खुसरो, जिनको काफ़ी श्रेय दिया जाता है भारत में, हिंदुस्तानी ज़बान या उर्दू ज़बान के पितामह कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो व्याकरण है उर्दू को वो दी। उसमें उनका जो मुख्य वो था साहित्यिक कार्य तुगलकनामा, किरानुस्सदीन, खैज़ुन फ़तह, ज़ियाउद्दीन बर्नी ने फ़तह जहांदारी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, इस तरीके के साहित्यिक कार्य किए। इब्न बतूता की रहला, इब्न बतूता भी इस दौर में आए। फ़िरोज़ शाह ने खुद की उसकी जो आत्मकथा थी वो लिखी, फतवा फ़िरोज़ शाही। तो ये आपको दिल्ली सल्तनत की कुछ मुख्य चीज़ें ध्यान रखनी है। ये क्योंकि एक जो चलन है पिछले 5-6 सालों का सिविल सेवा परीक्षा का, कि मध्यकालीन इतिहास से इतने ज़्यादा प्रश्न बल्कि नहीं ही आ रहे हैं, उस हिसाब से यदि आप इतना भी पढ़ के चले जाएं, यदि एक आध प्रश्न भी बन जाता है तो एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है इसमें। तो फिलहाल के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में मिलेंगे जहां हम विजयनगर बहमनी की जो साम्राज्य हैं उनकी बात करेंगे और फिर हम आगे की दिल्ली की कहानी देखेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, क्योंकि अभी भी कोरोना है। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।